Hello everyone, welcome to Technical Inclined Plus. In this video we will discuss about the few questions of surveying. आए हुए थे सर्वेइंग के, तो हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। जो मॉर्निंग सेशन है या इवनिंग सेशन है, तो इनके जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे हम उनको एक एक देख सकते हैं। ओके, तो फिर अब हम मूव करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या बोला है? क्वेश्चन बोला इन द जियोडेटिक सर्वे द सरफेस ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर जियोडेटिक हम सर्वे कर रहे हैं तो उसमें अर्थ सरफेस को कंसीडर किया जाता है। कैसा कंसीडर किया जाता है? इंक्लाइंड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या कर्व्ड। तो जियोडेटिक सर्वे आप जानते होंगे ना, सर्वे के 2 टाइप्स आपने पढ़े होंगे। तो वो होता है जियोडेटिक सर्वे और दूसरा होता है प्लेन सर्वे। तो जियोडेटिक सर्वे में हम अर्थ सरफेस को कर्व्ड सरफेस मानते हैं, और जो होता है आपका प्लेन सर्वे, और प्लेन सर्वे में हम क्या करते हैं कि जो अर्थ सरफेस होती है उसको हम हॉरिजॉन्टल मानते हैं, फ्लैट मानते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कितना आसान था। इस टाइप का क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये 23 सितंबर वाला पेपर था, मॉर्निंग सेशन। देखिए क्वेश्चन कितना आसान पूछा गया था। ऑफसेट्स आर 2 टाइप्स। ऑफसेट्स आर 2 टाइप्स। ऑफसेट कौन कौन से टाइप के होते हैं? तो ऑफसेट हॉरिजॉन्टल कर्व्ड गलत, स्ट्रेट ओब्लिक गलत भाई, और ये भी गलत। परपेंडिकुलर होता है और ओब्लिक होता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। द लेटरल मेजरमेंट मेड विद रिस्पेक्ट टू द चैन। लेटरल मेजरमेंट जो किया जाता है वो चैन के रिस्पेक्ट में किया जाता है। चैन सर्वे में हम करते हैं ना, वो ऑफसेट्स के थ्रू करते हैं। तो हम क्या करते हैं वहाँ पे? ऑफसेट कितने टाइप के होते हैं? या तो हम देखिए ये चैन जा रही है और ये बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, तो इसके लिए हम लेटरल मेजरमेंट करेंगे, या तो हम परपेंडिकुलर चले जाते हैं इस टाइप से। ओके, और ये हमने डिस्टेंस मेजर कर ली, इसको हमने हटा दिया वहाँ से, या फिर हम ऑब्लिक जा सकते हैं। ऑब्लिक, ठीक, कुछ ऑब्लिक चले जाएंगे और उसका ऑफसेट्स डाल लेंगे बिल्डिंग का, और हम वहाँ से उस चीज़ को नेगलेक्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गंटर चैन इज कितने मीटर की लॉन्ग होती है? भाई गंटर चैन आप जानते होंगे ना, चैन के टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द चैन? तो आप जानते होंगे रेवेन्यू चैन, गंटर चैन, इंजीनियरिंग चैन एंड द मीट्रिक चैन। मीट्रिक चैन की जब आप बात करते हैं तो वहाँ पे 20 मीटर की चैन आती है और 30 मीटर की चैन आती है। जब आप रेवेन्यू चैन की बात करते हैं तो वहाँ पर 33 फुट की चैन आती है, 33 फुट की चैन आती है। ओके, जब आप गंटर चैन की बात करते हैं तो गंटर चैन भाई 66 फुट की चैन होती है ना, 66 फुट की चैन होती है गंटर चैन। और आप यहाँ पर ये देख सकते हैं मेरे दोस्त की गंटर चैन जो 66 फुट की हो रही है, तो ये मीटर में कितना आएगा? तो आप बताइए कि 1 मीटर में कितने फुट होते हैं? ओके, 3 फुट होते हैं। ओके, 1 मीटर में 3 फुट होते हैं। तो 66 की जब आप बात करेंगे, ठीक है, जब आप 66 को डिवाइड करेंगे 3 से, लेकिन अगर आप सही तरह से अगर देखें ना तो 1 मीटर में कितने फुट होते हैं? 3 पॉइंट समथिंग जाएंगे, 3 पॉइंट। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी है। और जब आप 66 को डिवाइड करेंगे इस वैल्यू से जो दी हुई है, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 20.12 मीटर। तो ये चीज़ आपको लर्न करनी है, क्योंकि गंटर चैन क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से घुमा करके पूछ सकता है। तो गंटर चैन उसने पूछ लिया ना, तो देखिए टाइप्स ऑफ चैन से ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर उसने और भी कोई चैन को नहीं उठाया, लेकिन उसने गंटर चैन बोल दिया। अगर वो डायरेक्टली आपसे पूछता व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ गंटर चैन, तो आप बता दें 66 फुट, बट कितने मीटर की है, तो वो भी आपको याद रख लेना भाई, 20 मीटर की होती है, 20.12 मीटर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देखिए स्पेशल पॉइंट्स, उससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें उससे पहले कुछ स्पेशल पॉइंट्स है भाई, आप देख सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। एज पर IS स्पेसिफिकेशन द एवरी मीटर लेंथ ऑफ द चैन शुड इंडिविजुअली बी एक्यूरेट विद इन द ±2 mm when measured under the, okay 1 minute, when measured under a tension of the 80 न्यूटन। 80 न्यूटन मतलब 8 किलो। 1 मील इक्वल टू द 80 गंटर चैन। 1 मील में कितनी गंटर चैन होती हैं? ओके, ध्यान रखिएगा 80 गंटर चैन होती हैं 1 मील में। ओके, अगर 1 एकड़ की बात करते तो 1 एकड़ में 10 गंटर चैन। ओके, 10 गंटर चैन, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे ओवरऑल लेंथ ऑफ द चैन शुड बी विद इन द लिमिट गिवन बिलो। तो ओवरऑल लेंथ ऑफ द चैन शुड बी विद इन द लिमिट। तो देखिए ओवरऑल लेंथ की अगर हम बात करते हैं 20 मीटर में ±5 mm चल जाएगा, तो उसे मीट्रिक चैन बोलेंगे। 30 मीटर की बात हो तो उसमें ±8 mm चल जाएगा, उसे मीट्रिक चैन या 30 मीटर चैन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके
वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा और हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए 2018 23 सितंबर 2019, ठीक है, 2018 वाला पेपर था जो पेपर सितंबर 19 में हुआ था, उसी का क्वेश्चन है। तो बेसिकली क्या होता है कि आप एसएससी जेईई का जब पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पे 2 घंटे मिलते हैं साथ में, और आपके पास 200 क्वेश्चंस होते हैं। जब 200 क्वेश्चंस और 2 घंटे की बात, और साथ में उसमें 50 क्वेश्चंस जीके और 50 क्वेश्चन रीजनिंग, जब हम रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस करने लगते हैं तो हमें टाइम भाव पता नहीं चल पाता। तो इसके लिए आपको क्या करना है मेरे दोस्त, अगर आप एसएससी जेईई का पेपर देने जा रहे हैं, अपीयर करने जा रहे हैं, तो पहले आप टेक्निकल पोर्शन को उठाइए। और आपको पेपर देने जा रहे हैं उससे पहले ही आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स, कम से कम 10 प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छी तरह से सॉल्व करके देख लेना है। और वहाँ पे जो आप डिफ़िकल्टीज़ देखते हैं तो उन डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने का कोई ना कोई वहाँ पे तरीका या सलूशन देखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना नया क्वेश्चन जो क्या है। ए 30 मीटर टैप वाज टेस्टेड बिफोर सर्वे, फाउंड टू हैव द लेंथ 29.93, ठीक है। 30 मीटर की लेंथ थी भाई, 30 मीटर का टेप था जिसे कहते फीता था, और हमने सर्वे किया उससे पहले हमने उसको टेस्ट जब किया था तो 29.93 में उसकी लेंथ मिली थी। ओके, वेरी गुड। और आगे क्या पूछ रहा है, द लेंथ ऑफ ए लाइन मेजर्ड विद दिस टैप इज 270। तो इस टेप से जब हमने भाई लेंथ मेजर करी है वो 270 आई है, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है मेरे दोस्त, आपको यहाँ से ये एक चीज़ पता चल रही है ना कि हमने जो 270 की जो लेंथ मेजर करी थी या डिस्टेंस जो ही मेजर करी थी वो हमने मेजर करी थी 30 मीटर के फीते से, और लेकिन 30 मीटर का फीता उसकी हकीकत में लंबाई कितनी थी, 29.93, ठीक है। हमें ये लेना है और हमें वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जो एक्चुअल में होनी थी। तो एक्चुअल में डिस्टेंस वो क्या होगी, अगर देखिए ये लेंथ जो हमने मेजर करी है और ये लेंथ जो है फीता, ठीक है, अपान एक्चुअल लेंथ ये है, ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द टैप ये है। जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 नेम 27 9 मिलेगा यहाँ पर आपको, ठीक है। और ये आप 0 से 0 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 29.93 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपकी जो वैल्यू है भाई 269.37 मिलेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप विद इन सेकेंड्स, आप कह सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आप अगर मिलता आपको पेपर में तो आप इसको लगभग 1 मिनट में सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द चेन सर्वे वर्क ऑफ द ट्रेवर्स इट इज़ नेसेसरी टू अप्लाई द करेक्शन ड्यू टू सैग फॉर द टैप द करेक्शन एज। अगर हम चैन सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एक ट्रेवर्स के लिए हम चैन सर्वे कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें करेक्शन ड्यू टू सैग देखना है भाई। सैग क्या होता है, तो सैग ये डायग्राम देख सकते हैं मेरे दोस्त, कुछ इस टाइप से सैग जो आ जाता है। तो सैग करेक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या क्या होता है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, या ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव, डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर ऑफ द टेम्परेचर कंडीशंस। तो सैग करेक्शन, तो आप पहले यहाँ पर ये देख लीजिए, ये जो चीज़ होती है, ठीक है, ये मान लिया को हमारा फीता है, अगर हम उसको दोनों तरफ से फिक्स करके इस तरह से बांध देते हैं ना, तो जो रस्सी होती है अपना टैप होता है, फीता होता है, फिर जो भी चैन पैन होती है, तो उसमें हम देखेंगे ना कि एक्चुअल लेंथ उसकी ये होनी चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा सैग आ जाता है। सैग को हिंदी में बोले तो झोल आ जाता है। तो झोल जो होता है, जो सैग होता है, तो वो थोड़ा एक्चुअल लेंथ से थोड़ा नीचे आ जाता है, वहाँ पे ये डिफ्लेक्शन थोड़ा जनरेट होता है। ओके, तो ये जो डिफ्लेक्शन जनरेट होता है इसका मतलब क्या है, ये लेंथ कुछ कम होगी, ये लेंथ कुछ ज़्यादा बैठ रही है। तो ज़्यादा बैठ रही है तो यहाँ पर ये कैसा मिलेगा भाई, ये नेगेटिव मिलेगा ना, कि इतनी लेंथ लाने के लिए हमारे पास जो लेंथ 30 मीटर की होनी चाहिए थी, लेकिन वो इस तरह से सैग आया तो उसकी वजह वो हो गई 31 मीटर। तो इसका मतलब क्या है भाई, 30 मीटर लाने के लिए हमें इसमें घटाना पड़ेगा ना 1 मीटर। तो एरर यहाँ पर हमारी पॉजिटिव में आती है और उसे अप्लाई नेगेटिव में किया जाता है, ऑलवेज नेगेटिव। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डेल्टा हमें मिल रहा था ना कुछ इस टाइप से, और जो डेल्टा यहाँ पर मिल रहा था उसका फार्मूला होता है W²L³/24P²। P होता है पुल, और अगर हम पुल की बात करते हैं उसे पुल भी बोल सकते हैं, पर टेंशन बोलेंगे, जब हम इसे टेंशन बोलेंगे तो अपना फार्मूला यहीं पर कन्वर्ट होकर के W²L³/24T हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल चुका है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑलवेज नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द लाइन इज फाउंड एज द 35 डिग्री 45 मिनट इफ द डिफ्लेक्शन इज 3 डिग्री 45 मिनट ईस्ट डायरेक्शन में है।
अब क्या बोल रहा है, द ट्रू बेयरिंग ऑफ द लाइन। पहले तो आपको ये देखना है ना कि ये मैग्नेटिक बेयरिंग है, ओके, ये मैग्नेटिक बेयरिंग है और डिक्लिनेशन अपना ईस्ट में है 1 मिनट। 1 मिनट। आप जानते हैं ना कि ट्रू मेरिडियन कुछ इस टाइप का होता है, ये ट्रू मेरिडियन, ये ट्रू नॉर्थ होता है और ये ट्रू साउथ होता है और ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या पूछ रहा है भाई, यहाँ से ये जो बियरिंग है, बियरिंग कितनी दे रही है, मैग्नेटिक बेयरिंग में कुछ भी दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। और मैग्नेटिक बेयरिंग अपनी ये दे रखी है मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ ही हो जाएगा। जहाँ से मैग्नेटिक बेयरिंग दे रखी होती है, ठीक है, उसी साइड चीज़ से हम ये कुछ मेजर कर लेंगे तो मैग्नेटिक नॉर्थ हो जाएगा, मैग्नेटिक साउथ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इधर से आप जब आप इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक ईस्ट, मैग्नेटिक साउथ। थोड़ा कुछ समझ में आ पाया होगा। अब क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ तो भाई ये दे रखा है, कुछ भी जो एंगल दे रखा है 45 या 50। अब जो डिफ्लेक्शन है वो देखिए, इस नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में, इस नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में कितना 5 डिग्री, तो ठीक है, ये 5 डिग्री भाई हो गया, 5 डिग्री या 4 डिग्री जो भी है, तो कुछ ये हो गया। तो हमें भाई ये जो लाइन है ए, ठीक है, इसकी पहले ये थी, ये वैल्यू थी मैग्नेटिक बेयरिंग कुछ ये अपनी बन रही थी, लेकिन इसने डिक्लिनेशन हुआ कुछ इतना ईस्ट डायरेक्शन में, तो पूरी की पूरी अगर वैल्यू की बात करेंगे जो ए वाली लाइन ये है, ओके 1 सेकेंड, तो ये वाली लाइन जो ये है, तो अगर ये हम ट्रू नॉर्थ से देखेंगे तो जितनी भी वैल्यू है ना, तो सबको जोड़ना पड़ेगा मेरे दोस्त, ओके, तो सबको जोड़ना पड़ेगा ट्रू बेयरिंग के लिए। अब हमें नॉर्थ से ही वो चीज़ लेनी है, तो पहले हम सारी वैल्यूज़ देख लेते हैं क्या क्या दे रखी हैं। ये देखिए, ये 35 डिग्री वैल्यू दे रखी थी, ओके, ये 35 है और 35 में अगर हम 3 जोड़ देंगे, 35 3 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 और 45 45 90, 38 1 39, 39 30, ठीक है, 39 डिग्री 30 मिनट आपका ये हो जाएगा यहाँ पर, 39 डिग्री 30 मिनट आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको डायरेक्ट फार्मूला नहीं याद करना है, बल्कि फार्मूला आप याद क्या करेंगे, फार्मूला याद करने से पहले आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए ना कि ट्रू नॉर्थ भाई ये दे रखा है अपना, हम जानते हैं ट्रू नॉर्थ, और मैग्नेटिक बेयरिंग अपनी कुछ ये दे रखी है भाई, कुछ मैग्नेटिक बेयरिंग ये दे रखी है। तो जब मैग्नेटिक बेयरिंग भाई ये दे रखी है तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ होगा इसका, इस साइड में मैग्नेटिक साउथ हो जाएगा। अब मैग्नेटिक बेयरिंग से आप इससे कुछ देखिए, मैग्नेटिक बेयरिंग से इसने कुछ ये डिफ्लेक्शन दे रखा था इस लाइन का, ये डिफ्लेक्शन कह सकते हैं, डिक्लिनेशन कह सकते हैं, डिक्लिनेशन कुछ इस साइड में दे रखा था, ओके। तब आप क्या करते, तब आप ट्रू नॉर्थ से इस लाइन के लिए यहाँ तक आते और पूरी की पूरी चीज़ें जो भी है वो आप उनको जोड़ लेते। अब यहाँ पर क्या हो सकता था, दूसरा वेरिएशन आप यहाँ पर क्या हो सकता है, ये ट्रू नॉर्थ, ये मैग्नेटिक बेयरिंग है, अब ये कह देता वेस्ट डायरेक्शन में, देखिए ये हो गया ईस्ट और ये हो गया यहाँ से वेस्ट, ठीक है, ये नॉर्थ और ये साउथ, अपना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ भाई ये चल रहा है। अब ये क्या कह रहा था, अगर ये कह देता कि ईस्ट डायरेक्शन में डिक्लिनेशन नहीं बल्कि वेस्ट डायरेक्शन में डिक्लिनेशन हो, ये वेस्ट डायरेक्शन में डिक्लिनेशन हो रहा है, तब आप इस सिचुएशन में क्या करते भाई, इस सिचुएशन में आपको ये लाइन जो मैग्नेटिक बेयरिंग वाली ये लाइन थी, डिक्लिनेशन हुआ इसका, तो जी यहाँ पर आ गई। जब ये लाइन यहाँ पर आ गई तो आपको अब यहाँ तक नहीं जाना है दोस्त, तो अब आपको जो है 1 सेकेंड, अब आपको कुछ यहीं तक रुकना है। तो यहाँ तक रुकने के लिए ये जो वैल्यू दे रखी थी उसमें से हम ये वैल्यू घटा देते और वैल्यू मिल जाती ट्रू बेयरिंग की, ओके। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। वो अपना क्वेश्चन क्या है, इफ़ द ऑब्जर्व्ड फोर बेयरिंग FB, फोर बेयरिंग ऑफ द लाइन AB इज कितना है 202 डिग्री 30 मिनट, एंड द बैक बेयरिंग क्या है भाई, इसकी बैक बेयरिंग, फोर बेयरिंग हमें दे रखी है बैक बेयरिंग, तो इसके लिए आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिए। अगर फोर बेयरिंग 180 से प्लस है, 180 से ज़्यादा है, तो वहाँ पर फोर बेयरिंग में बैक बेयरिंग कैलकुलेट करने के लिए 180 को घटा देंगे, और जहाँ पर 180 से कम होती है वहाँ पर 180 को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे आपको 202 मिल रहा है, तो यहाँ पर जब आप 180 को घटाएंगे 202 में से, तो इसका मतलब क्या भाई 202 और 180 20-22 ज़्यादा हो रहा है, तो 20-22 भाई 22 डिग्री 30 मिनट आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन अ कंपास सर्वेइंग इफ द होल सर्किल बेयरिंग ऑफ द लाइन इज, ये दे रखा कंपास सर्वे में जो होल सर्किल बेयरिंग है वो 237 डिग्री 45 मिनट दे रखी, तो इसका क्वाड्रेंटल बेयरिंग या फिर इसको कहते हैं क्यू बी, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो मेरे दोस्त आप जानते होंगे ना, होल सर्किल बेयरिंग हमेशा नॉर्थ से ली जाती है, नॉर्थ से ली जाती है, ठीक है। ये 237 पूछा है, ठीक है। ये हुआ 90 और ये हुआ 180, 180 से हुआ 270, बल्कि 237, 237 अपना ये कहीं पर आएगा। तो ये हुई 237 डिग्री 45 मिनट। ओके, इसके लिए आपको एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी होगी कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब हम जो क्वाड्रेंटल बेयरिंग लेते हैं, जो होल सर्किल बेयरिंग, जो WCB की बात करते हैं ना, होल सर्किल बेयरिंग, वो हमेशा नॉर्थ से ली जाती है। और जो क्वाड्रेंटल बेयरिंग होती है वो नॉर्थ से या साउथ से, कहीं से भी जहाँ से भी नज़दीक पड़े। तो नॉर्थ से तो ये नज़दीक नहीं, बहुत दूर निकला है, तो ये साउथ के नज़दीक पड़ रहा है, तो साउथ से हम इसको लेंगे। ओके, तो हम इसको साउथ से कंसीडर करेंगे। तो आप देख सकते हैं ना कि नॉर्थ से जब हम यहाँ पर आ गए तो 180 पूरा घटाना पड़ेगा मेरे दोस्त। 237 में से यहाँ पे 180 घटाइए और सीधा आपका अपना आंसर लिखिए। तो कितना हो जाएगा, 50 और 50 और 57, तो यहाँ से आपका 57, साउथ से बेस्ट 57 ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ पर ये पूरा इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। आपने यहाँ पर 180 घटाया है और यहाँ पे आपको क्वाड्रेंटल बेयरिंग 57 डिग्री 45 मिनट साउथ टू वेस्ट मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे जो 23 सितंबर 2019 मॉर्निंग सेशन में आए हुए क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ सर्वेइंग डिस्टेंस एंड एलिवेशन इन्वॉल्व्स मेजरिंग द वर्टिकल एंगल ऑफ द ग्रेजुएशन ऑन स्टाफ यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो, ट्रिग्नोमेट्री का हम प्रिंसिपल यूज करके, तो आप यहाँ पर पहले ये देखिए भाई, ट्रिवर्सिंग डिस्टेंस तो मेजर नहीं होता है ट्रिवर्सिंग में, आपको क्लियर होगा। वहाँ पर एंगल का मेजरमेंट होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे में आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, बिल्डिंग हाइट, ना कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ट्रेंगुलेशन क्या होता है भाई, चैन सर्वे में बनता है ना, ट्रेंगुलेशन, ट्रेंगल बना करके हम चैन सर्वे में पूरा काम करते हैं। बट आप देखेंगे यहाँ पर टाइकोमेट्री, तो जो टाइकोमेट्री होता है, ठीक है, टाइकोमेट्री में क्या होता है, ट्रांजिट थियोडोलाइट होता है जो फिटेड विद द स्टेडिया डायफ्राम, ठीक है। तो टाइकोमेट्री में क्या होता है, ट्रांजिट थियोडोलाइट होता है और स्टेडिया रेज। जो थियोडोलाइट का काम क्या होता है, थियोडोलाइट का काम होता है हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना, वर्टिकल एंगल मेजर करना, और साथ ही साथ उसका हाइट मेजर करना, राइज या फॉल मेजर करना, ठीक है। और साथ ही साथ स्टेडिया रेज जो होती है वो डायफ्राम में लगी हुई होती है। स्टेडिया रेज डायरेक्टली जो आपके सामने स्टाफ रखा होता है ना, उससे जैसे ही वो रिफ्लेक्ट करती हैं और बाकी डिस्टेंस को मेजर कर लेती हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन ऑन द स्टाफ, ओके, आप ये देख सकते हैं एंगल और टू द ग्रेजुएशन ऑन द स्टाफ यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा टाइकोमेट्री सर्वे। तो टाइकोमेट्री सर्वे से रिलेटेड 2 पॉइंट्स आप और भी देख सकते हैं ना कि टाइकोमेट्रिक सर्वे में जो टेलीस्कोप होती है, आप यहाँ पे ये टाइकोमेट्री सर्वे जो हो रहा है वो देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर जो टेलीस्कोप होती है ये फिटेड विद एन एनालिटिक लेंस होता है, ठीक है। एनालिटिक लेंस का काम क्या होता है, एनालिटिक लेंस में यहाँ पर जो एडिटिव कांस्टेंट होता है ना वो 0 होता है और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 होता है। आई पीस हैज़ द हाई मैग्नीफिकेशन पावर, जो आई पीस होती है ना उसमें हाई मैग्नीफिकेशन पावर होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 सेकंड के लिए अपना फार्मूला क्या होता था ना, जब टाइकोमेट्रिक सर्वे करते थे, D = KS+C। तो KS+C यहाँ पर एडिटिव कांस्टेंट जो जुड़ रहा है वो कांस्टेंट है C, तो C की वैल्यू हमेशा रहती थी कितना, 0, और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट वो है अपना K, तो K की वैल्यू क्या होती थी भाई, K की वैल्यू होती थी 100, और जो S है, S इज़ द स्टेडिया रीडिंग ऑफ द स्टाफ रीडिंग, D इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कह सकते हैं। नेक्स्ट आप ट्रेंगुलेशन देख सकते हैं, इट इज़ द नेटवर्क ऑफ द ट्रेंगल विच आर यूज्ड फॉर कंट्रोल द नेटवर्क इन विच ओनली वन बेस लाइन इज मेजर्ड, एक बेस लाइन होती है मेजर कर दी जाती है, एंड रिमेनिंग साइड्स आर ओनली कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द एंगल्स। ओके, सैटेलाइट स्टेशन इज एन ऑक्सिलरी थियोडोलाइट स्टेशन टेकन नियर ए इनएक्सेसिबल मेन स्टेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। ये क्या दे रखा है, व्हाइल यूजिंग अ थियोडोलाइट
अगर हम थियोडोलाइट की यूज कर रहे हैं तो हाउ टू चेंज द रीडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सर्किल व्हाइल मेजरिंग एंड हॉरिजॉन्टल एंगल। जब हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर कर रहे हैं तो हम हॉरिजॉन्टल सर्किल की रीडिंग को कैसे चेंज करेंगे अगर हम थियोडोलाइट का यूज कर रहे हैं। तो देखिए, अपर क्लैंप इज टाइटेंड, आप देख सकते हैं अपर क्लैंप को टाइट किया जाता है, या बोथ अपर एंड लोअर प्लेट को टाइट किया जाता है, बोथ अपर एंड लोअर क्लैंप को लूज कर दिया जाता है, या अपर क्लैंप को लूज कर दिया जाता है और लोअर क्लैंप को टाइट कर दिया जाता है। तो आपको ये है, अगर आपने थियोडोलाइट यूज किया होगा तो आप जानते होंगे जब हम हॉरिजॉन्टल सर्किल की जब रीडिंग चेंज करते हैं, ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के लिए, तो उस सिचुएशन में अपर क्लैंप को लूज करते हैं और लोअर क्लैंप को टाइट करते हैं। नेक्स्ट, स्मार्ट स्टेशन इज, कोई स्मार्ट स्टेशन में क्या होता है? स्मार्ट स्टेशन को हम बोलते हैं अ टोटल स्टेशन विद एन इंटीग्रेटेड जीपीएस मॉड्यूल। जो जीपीएस जो इंटीग्रेटेड जीपीएस मॉड्यूल से बना हुआ टोटल स्टेशन होता है, हम उसको स्मार्ट स्टेशन बोलते हैं। स्मार्ट स्टेशन इज एन इंटीग्रेशन ऑफ द टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन का जो है इंटीग्रेशन होता है विद द जीपीएस या ग्लोबल पोजिशनिंग सर्वे। जीपीएस की फुल फॉर्म यहाँ पर आपको मिल गई है, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग याद कर ले। जीपीएस होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सर्वे। इट कैन बी यूज्ड फॉर द वैरायटी ऑफ सर्वेइंग पर्पज रेंजिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर triangulation to the settings or the works. Next question, which of the following qualities is desirable in a good surveyor's telescope? अगर हम अच्छा सर्वेयर्स टेलीस्कोप हम देखते हैं, सर्वेयर्स का जो दूरबीन देखते हैं, तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ डिजायरेबल होनी चाहिए? ऑप्शंस यहाँ पर आपके लिए मौजूद हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे दोस्त। स्फेरिकल एब्रीब्रिएशन, ए वेरी हाई मैग्नीफिकेशन, या क्रोमेटिक एब्रीब्रिएशन, या एक्रोमेटिज्म। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक्रोमेटिज्म। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। एक्रोमेटिज्म यहाँ पर होता है स्फेरिकल एब्रीब्रिएशन। ऑप्टिकल डिफेक्ट्स ऑफ द लेंस, ये जो होते हैं ये डिफेक्ट्स होते हैं। A chromatic aberration and the spherical aberration are the defects in the optical lens। और स्पेशल पॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे, एन प्लेटेनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज टू आइडेंटिकल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज इज फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एब्रीब्रिएशन। मोस्ट कॉमनली यूज आई पीस इन द रैमसेडन आई पीस। ओके, एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द क्राउन, इसको एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं भाई? कॉन्वेक्स लेंस ऑफ क्राउन ग्लास एंड कॉन्केव लेंस ऑफ द फ्लंट ग्लास। आप जानते होंगे ना कि इसमें क्राउन ग्लास होता है और फ्लंट ग्लास होता है। जो कॉन्वेक्स होता है वो क्राउन होता है और कॉन्केव होता है वो फ्लंट ग्लास होता है। इज फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रीब्रिएशन। तो ये जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों हम ग्लास जो होते हैं ना, फ्लंट और क्राउन का यूज करते हैं, तो इससे क्या होता है? क्रोमेटिक एब्रीब्रिएशन वाला डिफेक्ट दूर हो जाता है। ओके, तो यही बात है कि हम जब हम सर्वेयर्स का टेलीस्कोप देखते हैं तो उसमें एक्रोमेटिज्म वाली क्वांटिटी या फिर जो क्वालिटी है होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ द इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप। तो इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप का डिसएडवांटेज, एडवांटेज नहीं बल्कि यहाँ पर डिसएडवांटेज कौन सा होता है? जो इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप होता है इसका डिसएडवांटेज होता है कि लाइन ऑफ कोलिमेशन इज लेस अटैच्ड विद द फोकसिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरर ड्यू टू अर्थ्स कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज टू बी करेक्टेड। एरर ड्यू टू अर्थ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन ड्यू टू करेक्टेड यूजिंग। ओके, आप यहाँ पर देखेंगे रिफ्रैक्शन और कर्वेचर दोनों की बात कही गई है। ओके, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन को टिक करने से पहले, क्लिक करने से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। आपको वो सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो आपके माइंड में चल रहे हैं, लेकिन आपको क्लिक वही करना है जो सही है। यहाँ पर देखिए रिफ्रैक्शन और कर्वेचर दोनों की बात कही गई है।
अगर आप केवल कर्वेचर की बात करेंगे तो पहला ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। अगर आप रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो आप ऑप्शन डी करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों कंबाइंड करेक्शन की बात कहेगी तो आप यहाँ पर ऑप्शन सी क्लिक करेंगे। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं d²/2r होता है कर्वेचर के लिए, और r की रेडियस आप जानते हैं r की वैल्यू क्या होती है। ओके, जब हम r की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और d²/2r करेंगे तो यहाँ पर 0.0785 मिलेगा। और इस कर्वेचर का 1/7 होता है रिफ्रैक्शन, जब आप इसको 7 से डिवाइड करें तो 0.0112 मिलेगा। और जब आप कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन प्लस में आएगा और वो कर्वेचर नेगेटिव में आएगा। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक चीज़ मिलेगी, प्लस माइनस में 0.0785 d² और जो रिफ्रैक्शन की वैल्यू है 0.0112, तो आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे पॉजिटिव में। ओके, और पॉजिटिव में पुट करने के बाद जो आपको आंसर यहाँ पर मिलेगा 0.06735 d²। ओके, और एक नया पॉइंट आप यहाँ से देख लीजिए। अगर कोई आपसे पूछे डिस्टेंस ऑफ द विजिबल हॉरिजन, कुछ भी दे रखा हो, क्वेश्चन कितना भी लंबा हो, लेकिन अगर उसने बोल दिया है डिस्टेंस ऑफ द विजिबल हॉरिजन, जो विजिबल चीज़ हमें दिख रही उसकी डिस्टेंस, तो उसके लिए आपको आंखें बंद करके मेरे दोस्त d = 3.85 रूट में h अप्लाई कर देना है। जहाँ पर h अगर मीटर में है, ओके, h अगर मीटर में है तो डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में निकल करके आएगी। ओके, नेक्स्ट, इन द लेबलिंग वर्क द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ कंप्यूटेशन प्रोवाइड्स एन अर्थमेटिक चेक ऑन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब राइज और फॉल मेथड हम यूज करते हैं तो यहाँ पर अर्थमेटिक चेकिंग के लिए हम फोर साइड एंड इंटरमीडिएट साइड लेते हैं, या फोर साइड इंटरमीडिएट साइड बैक साइड लेते हैं। तो यहाँ पर आप लेंगे फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड एंड बैक साइड तीनों। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। ओके, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लाइन ऑफ लेवल हैज़ बीन रन फ्रॉम अ बेंच मार्क ऑफ एलिवेशन प्लस का 125.42 मीटर एंड ends at another benchmark of elevation 125.45. Okay, the sum of backside 17.58 and the sum of foresight this. The crossing error in a survey line work is. तो देखिए क्रॉसिंग एरर क्या होगी सर्वे लाइन वर्क में। तो देखिए क्रॉसिंग नहीं बल्कि यहाँ पे क्लोजिंग एरर होती है, तो क्लोजिंग ही लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, ये क्लोजिंग एरर ही पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मेरे दोस्त पहले तो हो सकता है कि ना, आप ऐसे क्या बोल रहा है कि एक ये लाइन है, ठीक है, ये लेवल लाइन है, इसका एक सिरा जो है ना उसका BM, इसका बेंचमार्क जो है भाई 125.42 है और दूसरे सिरे का बेंचमार्क 125.45 है। ओके, अब यहाँ पर ये सम ऑफ बैक साइड से दे रखा है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। ओके, तो इसके लिए आप एलिवेशन ऑफ द बेंचमार्क जो है आपको वो लिखना होगा, ठीक है, एलिवेशन ऑफ द एंड पॉइंट लिखना होगा। तो इसके लिए आपको क्या है भाई, सम ऑफ फोर साइड दे रखा है 17.61 और सम ऑफ बैक साइड इतना दे रखा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको बैक साइड माइनस फोर साइड करके यहाँ पर क्या निकालना है, हाइट ऑफ इनका डिफरेंस करके जो भी ये आता है ना क्लोजिंग एरर के लिए, जो भी हमें इनका डिफरेंस पहले कैलकुलेट करना है और उसको इसमें बेंचमार्क के एलिवेशन में जोड़ देना, जैसे कि हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते थे। ठीक है, हमें यहाँ पर वही करना, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ही निकाल लेना। वहाँ पर हम केवल बैक साइड को जोड़ते थे, लेकिन यहाँ पर इनका डिफरेंस लेंगे और डिफरेंस को जब हम बेंचमार्क के एलिवेशन में जोड़ेंगे तो क्लोजिंग एरर हम देखेंगे ना कि कंप्यूटेड RL। तो हमें ये जो बेंचमार्क वाला पॉइंट मिल रहा है ना, ओके 1 सेकेंड, ये जो बेंचमार्क वाला पॉइंट मिल रहा है, तो बेंचमार्क वाले पॉइंट पे हमें यहाँ पे पहले RL कैलकुलेट करना है, बैक साइड माइनस फोर साइड करेंगे, ठीक है, जो भी वहाँ पे डिफरेंस आएगा और उसको एलिवेशन में जोड़ देंगे, अपना RL निकल आएगा। तो हम क्या कहेंगे, कंप्यूटेड RL। तो कंप्यूटेड RL आप यहाँ देख सकते हैं,
और जो नॉन RL है, ठीक है, तो अपना जो पता है RL वो है 125.45 और जो कंप्यूटेड RL है वो है अपना 125.39। ये आप देख सकते हैं, ये दे रखा है कंप्यूटेड RL और ये दे रखा है नॉन RL। तो इसका जब आप डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो देख मिलेगा 0.06। ओके, दिस इज द आंसर। तो हेंस वी कैन से यार ऑप्शन इज द 0.06 मीटर, वो भी माइनस में। यहाँ पर देखिए दोनों प्लस में दे रखा है, लेकिन माइनस वाला आपको ऑप्शन क्लिक करना है तो हमने ऑप्शन यहाँ पर ए क्लिक कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। लेबलिंग वर्क हैज करीड आउट along a falling gradient using a dumpy level and the leveling stuff 3 meter length. Following successive readings are taken. इतनी 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 इतनी, ठीक है। What is the correct order of booking for readings in the field book? ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर हम इसमें देखेंगे कि देखिए बैक साइड है, इंटरमीडिएट साइड है, फोर्थ साइड है। तो देखिए आप यहाँ पर जो पहली रीडिंग होती है ना, जो है पहली रीडिंग जो यहाँ पर मिल रही है, कहीं भी अगर हम देखेंगे पहली रीडिंग होती है बैक साइड, और अगली रीडिंग की अगर हम बात करें तो अगली रीडिंग होगी पहली है बैक साइड, तो अगली रीडिंग होगी फोर्थ साइड। फोर्थ साइड के बाद आप देखेंगे सडन चेंज मिल रहा है रीडिंग में, तो इसका मतलब क्या है, बैक साइड। फिर आगे वाली रीडिंग ये फोर्थ साइड। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बैक साइड फोर्थ साइड, बैक साइड फोर्थ साइड, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंस द ग्राउंड इज फॉलिंग कंटिन्यूसली स्टॉप रीडिंग शुड इंक्रीज कंटिन्यूसली। फर्स्ट रीडिंग आप देख सकते हैं कि इतनी मिल रही है, और दूसरी रीडिंग की बात करेंगे तो पहली रीडिंग कम है, सेकंड रीडिंग ज़्यादा है, ठीक है। तो पहली रीडिंग कम मिल रही थी आपको, इसके बाद ये रीडिंग ज़्यादा मिल रही थी। इसका मतलब क्या था, पहली रीडिंग बैक साइड, अगली रीडिंग ये हम यहाँ पर खड़े थे, यहाँ पे कुछ इसका एलिवेशन ये था, आगे जा कर के कुछ ये डाउन हो गया, फिर आगे जाने के बाद हमें क्या मिला कि कुछ ये एलिवेशन मिला, उसके बाद फिर डाउन हो गया, ठीक है। बैक साइड फोर्थ साइड, बैक साइड फोर्थ साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना द डिग्री ऑफ कर्व फॉर 30 मीटर चैन एज। एक 30 मीटर चैन के लिए डिग्री ऑफ कर्व क्या होगी? ओके, 30 मीटर चैन के लिए डिग्री ऑफ कर्व क्या होगी? डिग्री ऑफ कर्व आप देख सकते हैं, इट इज एन एंगल, it is the angle subtended at the center by an arc or the chord of a specified length. ओके, यहाँ पे आप देखें chord definition is used in case of railway। अगर हम आर्क की बात करते हैं तो ये सिचुएशन ली जाती है हाईवेज में। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्क डेफिनेशन ये मिलेगी आपको, और एक कॉर्ड डेफिनेशन मिलेगी, ठीक है। अगर आप 30 मीटर की बात करेंगे, ठीक है, 30 मीटर की अगर हम बात करेंगे तो इस सिचुएशन में तो जो कॉर्ड डिफिनेशन के थ्रू जो आपका आंसर आएगा 1719/D। अगर हम बात करेंगे 20 मीटर की चैन के लिए तो वहाँ पर मिलेगा हमें 1146/D। ओके, तो यहाँ पर 1718, तो यहाँ पे 30 मीटर चैन की बात है, ठीक है, 30 मीटर चैन की बात है। डिग्री ऑफ कर्व की ये बात बोल रहा है, तो डिग्री ऑफ कर्व आप देख सकते हैं मेरे दोस्त 1718/0.9, 1719 वाला ही मिलेगा, बटे में R देखना है हमें। अगर 20 मीटर की चैन की बात करते हो 1145.92 और बटे R कर सकते थे, 1145 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एरिया बिटवीन द इरेगुलर बाउंड्रीज। इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं, उनके बीच में जो एरिया कैलकुलेट किया जाता है वो कौन सा मेथड होता है? सिम्पसन फार्मूला होता है, डिपार्चर इन द लैटिट्यूड मेथड होता है, डबल पैरेलल डिस्टेंस होता है, एरिया बाय द जियोमेट्रिक मेथड होता है। तो यहाँ पर सिम्पसन रूल मिलेगा आपको, जो इरेगुलर एरिया का, इरेगुलर फील्ड का, इरेगुलर बाउंड्रीज का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम सिम्पसन रूल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, What is the volume of earthwork for constructing a tank that is excavated in the level ground to a depth of the 4 meter? Top of the tank. Okay, the top of the tank is rectangular in shape, having an area of the 50 meter into the 40 meter. Then and the side slope of tank is 2:1 horizontal 1 vertical. तो इस सिचुएशन में आप क्या देखेंगे भाई? वॉल्यूम ऑफ द अर्थवर्क कंस्ट्रक्टिंग अ टैंक। एक टैंक को हमने कंस्ट्रक्ट किया है, तो उसके लिए हम वॉल्यूम ऑफ द अर्थवर्क निकालना है। हमने कितना एक्सकवेट किया था, अगर 4 मीटर के डेप्थ तक गए थे, टॉप ऑफ द टैंक
इज ए रेक्टेंगुलर शेप हैविंग एन एरिया दिस एंड दिस। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे दोस्त, ये देखिए इतनी डेप्थ है, 4 मीटर डेप्थ है। ओके, और आपको कुछ ये मिल रहा है बॉटम। ओके, तो बॉटम में आप यहाँ पर देख सकते हैं, बॉटम इसका 50 था और ये 40 थी कुछ, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको ये दोनों जो है चारों तरफ का कुछ ये सिस्टम दे रखा है, इस चारों तरफ का कुछ ये सिस्टम दे रखा है। 1 सेकेंड, ये कुछ 50 ये दे रखा था और 40 ये दे रखा था। तो इसमें क्या होगा भाई, 1/2 इधर जाएगा, 1/2 1/2 1/2 कुछ इस तरह से, 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 कुछ इस तरह से ये जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे ना, जो स्लोप की इसने बात करी, जो इसने गड्ढा खोदा है ना, तो नीचे जा करके उसकी कुछ डेप्थ कम हो जाएगी। यहाँ पे ये डेप्थ की बात करें, लेंथ की बात करें, लेंथ इसकी थोड़ी कम हो जाएगी। तब इस सिचुएशन में हमको क्या करना है, ओके, तो फिर आप यहाँ पर ये देख सकते हैं सिम्पसन का 1/3 रूल लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इस सेक्शन को 2-3 भाग में काट लेंगे। A1 कैलकुलेट करेंगे, A2 कैलकुलेट करेंगे। ओके, A1 A2 कैलकुलेट करने के बाद हम यहाँ पे सिम्पसन रूल लगाएंगे। सिंपली सिम्पसन रूल का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम कैलकुलेट करने का। इरेगुलर एरिया है तो H/3 होता है, जो डिफरेंस आता है H/3, तो H तो हमको कैलकुलेट कर लेना होगा। और हम ये करेंगे कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म F + L होता है ना, प्लस 4 इंटू इवन होता है और +2 इंटू ऑड होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये सारी वैल्यूज़ को पुट करके अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे, वो आएगा 5461 मीटर क्यूब। लेकिन आप यहाँ पर ये नहीं समझ पाएंगे कि ये टॉप और बॉटम में ये कैसे इसने कैलकुलेट कर लिया है। ओके, तो पहले तो हम इस सेक्शन को आप कुछ इस तरह से देखिएगा, इस सेक्शन को आप कुछ इस तरह देखिएगा। ऊपर जो है 40/50 है, कोई दिक्कत नहीं, तो 40/50 के थ्रू। और हम एक सेक्शन नीचे जाएंगे, तो एक सेक्शन जैसे ही हम यहाँ पर नीचे जाएंगे ना, तो ये जो 4 मीटर दे रखा है, तो 4 मीटर को जो हम आधा करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 2, और यहाँ पे आधा करेंगे वो मिलेगा 2। तो 40 का आधा पहले आप 2 यहाँ पे डिवाइड वो घटाइए, 2 आप इधर का घटाएंगे, 2 आप उधर का घटाएंगे, तो कितना घट जाएगा, 4 घट जाएगा, ठीक है। और 4 तो घट जाएगा, लेकिन साथ में आपको यहाँ पर ये देखना पड़े, 4 दूनी 8 और 8 इधर का, 8 इधर का 16 हो जाएगा ना, तो 16 को एक बार घटाएंगे, और एक बार हम यहाँ से 8 को घटाएंगे। ओके, और वो लेंथ से भी घटाएंगे और साथ में विड्थ से भी घटाएंगे। तो आप देख सकते हैं SSC JEE का लेवल क्या जा रहा है। और यहाँ से हमें आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 5461, और आप यहाँ पर ऑप्शन भी क्लिक कर सकते, 5461 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेप्ड लाइन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ रिज। तो रिज को क्या चीज़ प्रेजेंट करती है, एस शेप्ड, एल शेप्ड, जेड शेप्ड, यू शेप्ड। तो क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर जो है ना कि जेड शेप्ड जो है ये रिज को दिखाता है, रिज को ये चीज़ दिखाती है, रिज। What is the error that cannot eliminate in surveying? कौन सी एरर है जो सर्विंग में एलिमिनेट नहीं होती। तो एरर ड्यू टू द नेचुरल कॉज, पर्सनल एरर्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, रैंडम एरर्स। तो जो रैंडम एरर्स होती हैं ये नहीं सर्विंग से रिमूव हो पाती हैं, एलिमिनेट हो पाती हैं। एरर इन चैनिंग, रैंडम में क्या कहता है, एरर इन चैनिंग इज क्लासिफाइड एज द कंपनसेटिंग एरर, और होता है ये क्यूमुलेटिव एरर, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव एरर्स की बात करें, सिस्टमेटिक एरर्स, द क्यूमुलेटिव एरर्स और द प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन, ठीक है। ये जो क्यूमुलेटिव एरर मिलेगी प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ लाइन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं। दीज आर एरर्स विच आर लाइबल टू अकर इन द सेम डायरेक्शन एंड इट टेंड्स टू एक्यूमुलेट। नेक्स्ट कंपनसेटिंग एरर्स की बात करेंगे तो आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ दी, ठीक है। तो कंपनसेटिंग एरर्स जो होती है ना, ये होती है स्क्वायर रूट ऑफ दी
लेंथ ऑफ लाइन। दीज एरर्स कह सकते हैं विच आर लायबल टू अकर इन बोथ डायरेक्शंस टेंड्स टू कंपनसेट। ठीक है, दोनों डायरेक्शंस में हो सकती है, केवल इस सेम डायरेक्शन में होगी जिस तरफ चैनिंग हो रही होगी, केवल एक डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में हो सकती हैं। ये एक्यूमुलेट हो जाती हैं और ये कंपनसेट हो जाती है। अभी इतनी है तो आगे हो सकता है कि थोड़ा कंपनसेट हो जाए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, केसेस देख सकते हैं। इन द करेक्ट लेंथ ऑफ टेप क्यूमुलेटिव प्लस या माइनस ले सकते हैं। अगर टेप नॉट स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली, अगर टेप को हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच नहीं किया गया तो उसमें क्यूमुलेटिव रेट पॉजिटिव ही रहेगी। और ड्यू टू सेक की बात करते हैं तो क्यूमुलेटिव रेट पॉजिटिव ही रहती है। टेप नॉट स्ट्रेच लाइट एंड स्ट्रेट बट बोथ एंड्स इन लाइन, तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव हो जाएगी। एरर ड्यू टू टेम्परेचर एंड द वेरिएशन इन पुल की जब बात करेंगे, ठीक है, एरर ड्यू टू टेम्परेचर तो पॉजिटिव और नेगेटिव, वेरिएशन इन पुल तो कंपनसेटिंग आर द नेगेटिव प्लस आर नेगेटिव। तो इस तरह से आप सारी एरर्स को यहाँ पर देख सकते हैं। बट इनकरेक्ट काउंटिंग ऑफ द टैप लेंथ, अगर हमने टैप लेंथ को अगर हमने इनकरेक्ट काउंट कर दिया तो उसको ब्लंडर मिस्टेक बोलते हैं। ब्लंडर हो जाती है तो भाई इसको संभालना मुश्किल नहीं होता, संभालना इतना आसान नहीं होता है। और डिस्टर्बिंग एरो आफ्टर दे आर सेट, अगर हमने एरो को सेट कर लिया है उसके बाद जो है वो डिस्टर्ब हो गए हैं तो बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक होता है इस सिचुएशन में। ओके, आई होप आपको इस सर्वेइंग के कुछ क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो हो सकता है कि मेरा वॉइस क्वालिटी थोड़ा आप अच्छी तरह से ना समझ पाए हो, तो उसके लिए आगे की वीडियोज़ में और अच्छी क्वालिटी में आपको कुछ समझाया जाएगा और आपको लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे। ओके, और अब हमने इसमें सर्वे को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वायरमेंटल को या हाइड्रोलॉजी को, सॉइल मैकेनिक्स को, इन सभी को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी इस वीडियो में सीखा है तो अपने प्रतिक्रिया, अपना कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगर कोई सजेशन हो, कोई भी इसमें फॉल्ट हो या फिर कुछ अच्छा ना लगा हो तो आप वो भी हमें सजेस्ट करिएगा, उसमें इम्प्रूवमेंट करके आपके रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाएगा। और अगर आप और भी कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स की इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस पेपर्स का सलूशन चाहते हो तो आप केवल बोल दीजिएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, केवल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। हम चाहे कहीं से बनाएं, कहीं से भी पेपर्स को कलेक्ट करें, बट आपके लिए वीडियो मिलेगी। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब